नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। हर साल जून का महीना आपातकाल की याद दिलाता है। 25 जून 1975 को भारत में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। लोकतंत्र की आत्मा को कुचल दिया गया। आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रेरणा मीडिया संस्थान के स्टूडियो में हैं श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये वो दाग है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, और वो दर्द है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनका निवास गौतम बुद्ध नगर में है और गौतम बुद्ध नगर ही इनका कार्यक्षेत्र है। बचपन से ही ये संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। इन्होंने आपातकालीन संघर्षों को नजदीक से देखा भी और उन्हें सहा भी। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे आपातकालीन संघर्षों के बारे में और इनकी आप बीती। इन्होंने कितने नजदीक से इन आपातकालीन संघर्षों को देखा और जेल में किस प्रकार की यातनाओं को सहा। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं जानना चाहूंगी कि जब आपातकाल लगा 25 जून 1975 को, उस समय आपकी क्या आयु थी और उस समय आप कहाँ थे? धन्यवाद पल्लवी जी। पहले तो मैं प्रेरणा संस्थान का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज और इस विषय को आगे ले जाने के लिए यह चर्चा के कार्यक्रमों को रखा है। उस समय 1975 का वो भयावह दिन, काली रात की वो पीरियड को अगर हम याद करते हैं तो कई बार सिहरन होती है। मैं 19 नवंबर 1975 को मैंने सत्याग्रह किया था और उसी दिन मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं मात्र 13 वर्ष की उम्र में था, 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था मैं। और 25 जून की कोई इमरजेंसी 1975 को लगी थी। उसके बाद सब पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को, पूरे देश के अपोजिशन के नेताओं को, श्रीमती इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने रात्रि में ही सबको अरेस्ट करके जेलों में, अलग अलग पूरे देश के जेलों में डाल दिया और एक तरह के से सेंसरशिप, प्रेस की सेंसरशिप लगा दी। सब जगह एक भय का वातावरण कर दिया, पुलिस का अत्याचार शुरू कर दिया। कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोलता था तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था। और एक तरफ से एक पूरे वातावरण ऐसा बनाने का कोशिश किया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ऐसी किसी तरह का कोई तरह देश में एजिटेशन नहीं है और सब लोग इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तब यह बात सामने आई कि इस जो इमरजेंसी का जो काला दौर है, जिसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, प्रेस सेंसरशिप लगा दिया है, फंडामेंटल राइट्स को, जो आधारभूत हमारा संविधान जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो आज़ादी है, ऐसे फंडामेंटल राइट्स को भी उन्होंने वायलेट करते हुए बिना किसी वारंट के, बिना किसी चार्जशीट के लाखों लोगों को जेल में डालने का वो काम कुकृत्य किया। और वो मात्र अपनी प्रधानमंत्री शिप की जो कुर्सी है संसद की, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि आपने गलत मीन से अपने संसद का चुनाव जीता, इसलिए आपको आपका संसद की सदस्यता रद्द की जाती, तो उसको हटाने के, उससे निकलने के लिए यह किया था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक व्यापक आंदोलन खड़ा करने का तो संघ से आपका परिचय कब हुआ? जैसे 13 वर्ष की आयु में आपने कहा कि आपको जेल में डाल दिया गया जब इंदिरा गांधी के विरुद्ध आपने आवाज उठाई। संघ से परिचय आपका इससे पहले हो चुका था? मैं बचपन, मेरे पिताजी भी स्वयंसेवक थे और मैं बचपन से संघ में जाता था, उनके साथ जाता था। और लगभग 1972 में पूज्य गुरु गोलवलकर जी उस वक्त सरसंघ चालक जी थे, उनके साथ मेरे पिताजी का अच्छा संबंध था, तो उनके साथ भी पारिवारिक संबंध भी रहा। और संघ के सभी जो भी केंद्रीय अधिकारी थे या जो भी लोग, जो कार्यकर्ता थे या स्वयंसेवक थे, उन लोगों से हमारा अच्छा परिचय रहा। संघ की आइडियोलॉजी, विचारधारा से पूरा परिवार पूरी तरह से प्रभावित था। तो और उसी कारण मेरा बचपन से संघ से संपर्क था। और जब संघ ने यह तय किया कि अब देशव्यापी एक आंदोलन करना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि आम जनता पूरी तरह से डर गई थी। कोई उसके इमरजेंसी के खिलाफ
आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं था, जबकि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश व्याप्त था, तो संघ ने ये निर्णय किया और कि एक आपातकाल संघर्ष समिति बनाई जाए और उसके अंतर्गत एक अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा जनता की भागीदारी के माध्यम से, एक सत्याग्रह के माध्यम से इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया जाए। तो जब सत्याग्रह आंदोलन के जरिए आपने अपनी आवाज़ बुलंद की तो आपको जेल में डाल दिया गया। तो क्या जेल में, जब आपकी किशोर अवस्था ही थी, आप 13 वर्ष के थे मात्र, तो आपसे पुलिस ने किस प्रकार के सवाल जवाब किए? कितनी अवधि आपने जेल में बिताई और किस प्रकार की यातनाएं दी गई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो थी कि उस समय जो था भविष्य एकदम अंधकारमय था पूरी तरह से। किसी को ये पता नहीं था कि अगर जेल में कोई डालते हैं तो जो कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है नॉर्मल, कि किसी को भी आप अरेस्ट करने से पहले उसको वारंट देंगे, उसके बाद उसके ऊपर चार्जशीट करेंगे, चार्जशीट के बाद आपको तुरंत उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा और कोर्ट में आपके चार्जशीट प्रूफ नहीं होते तो फिर आपको बेल मिल जाएगी, अदरवाइज ये सारी जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसको सारा सस्पेंड कर दिया गया था। और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल एक अलग से कानून लाया गया और मीसा, ये 2 कानून के अंतर्गत बिना किसी वारंट के, बिना किसी चार्जशीट के आप किसी को भी अरेस्ट करके उसको जेल में डाल देंगे। उसको किसी तरह से जो प्रावधान, जो नॉर्मल प्रोसीजर होते हैं कोर्ट के, वह लागू नहीं थे। तो एक तरीके से अंधकारमय पूरा ये था कि भविष्य कैसा होगा उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब सत्याग्रह किया तो सत्याग्रहियों के साथ सरकार और पुलिस किस तरह का बर्ताव करेगी इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। तो जब हमने 19 नवंबर 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन का दिन था और उन्होंने एक ऐसा पूरा वातावरण बनाने के लिए कि पूरा भारत में सब लोग इमरजेंसी से खुश हैं, हाँ। सब तरीके से लोगों का संपन्नता हो रही है, खुशी सब जगह है, कोई इमरजेंसी के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा और इंदिरा गांधी जी का जो सत्ता है वो सुरक्षित है। तो उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक 19 नवंबर को नेशनल स्टेडियम दिल्ली में इंडिया गेट के पास है, वहाँ पे एक कार्यक्रम रखा बच्चों के स्कूल के बच्चों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा इंडिया नेशनल स्टेडियम में। और उसमें फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति उस वक्त थे भारत के, उनको मुख्य अतिथि के लिए रूप में बुलाया गया और कई हजार बच्चे थे जो उनके अलग अलग प्रदर्शन थे और उन्होंने फॉरेन मीडिया को भी स्टेडियम में लोगों को बुलाया था कि ये क्या था। तो उसमें हम लोगों ने, तो आप स्कूल की तरफ से ही गए थे या? नहीं, हम लोगों ने प्लान किया था। जो इमरजेंसी में जो आपातकाल संघर्ष समिति थी उसके अंदर पहले नानाजी देशमुख उसके अध्यक्ष थे, संयोजक थे, उसके बाद श्रीमती दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उसके संयोजक बने। तो यह तय किया गया कि सत्याग्रह, देशव्यापी सत्याग्रह किया जाए। तो उसमें हम लोग, तो आप बस किशोर ही थे जो उस वक्त गए थे वहां पर? हाँ, अच्छा हम लोग 10 लोग थे और मैं सबसे छोटा था 13 वर्ष का, और दूसरा जो मेरे से बड़े थे वो राजेश थे, वो 16, 17, 18 साल के थे, वो कॉलेज में पढ़ते थे, बाकी सब बड़े लोग थे। तो हम लोगों ने, हमें ये कहा कि कुछ पर्चे दिए गए थे, जो पर्चे में जो इमरजेंसी के खिलाफ ये नारा लिखा गया था कि मेरी गद्दी मेरे चर्चे, मेरे भाषण फोटो चर्चे, 20 सूत्री के गुण गाना, नहीं तो सीधे अंदर जाना। इस तरह का ये छोटा सा पर्चा था जो हम लोगों ने कपड़े के अंदर, अपने कपड़ों के अंदर रख लिया था। और जैसे ही सत्याग्रह किया तो हम लोगों को कहा गया था कि यह जो है पर्चे निकाल के आपको अलग अलग दिशा में जाना है और लोगों को जो इंटरनेशनल मीडिया है उनको ये पर्चा देना और भारत माता की जय, इस तरह, और इमरजेंसी हाय हाय, इंदिरा गांधी हाय हाय, ये नारे लगा के हम लोगों ने, ये था कि मंच की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इस तरह का प्रक्रिया थी। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई तो पुलिस का काफी बंदोबस्त था, उनको भी थोड़ा सा भनक थी कि कुछ लोग यहाँ पे डिस्टर्ब है, यानी सत्याग्रह के रूप में कर सकते हैं, तो वो भी तैयार थे। लेकिन जब हम अलग अलग फैल गए थे, अलग अलग लोगों, तो जैसे ही शुरुआत तो कई जगह से, 7-8 जगह से इस तरह का प्रक्रिया शुरू हुई और हम लोग मंच की तरफ, जहाँ फखरुद्दीन अली अहमद साहब का जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भाषण जैसे ही शुरू किया
तो हम दौड़ के उनके स्टेज तक पहुंचने के लिए दौड़े थे और पर्चे इधर उधर भाग रहे थे, तो पुलिस ने फिर उसी वक्त आपको गिरफ्तार कर लिया? हाँ, हम सत्याग्रह करके गए थे, पूरी तरह से विचार करके गए थे, और उसके बाद तिलक मार्ग थाना यहाँ पे है, वहां पे हम 8 लोगों को ले गए। 10 लोग थे, 2 नहीं कर पाए लास्ट में, तो 8 लोगों को हमें थाने में ले गए। और वहां पे पुलिस ने, क्योंकि एक तो उन लोगों पुलिस को थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा उनको लग रहा था कि ये सत्याग्रह इनका सफल हो गया, विदेशी मीडिया के सामने ये बात आ गई, उजागर हो गई, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत दबाव था। तो वो लोग इस बात को पूछने के लिए हम लोगों पे काफ़ी यातना यानी मारपीट भी कर रहे थे, लाठी घूसे पैरों से भी मार रहे थे। रात भर जब हमें रखा थाने में तो उसमें खाना भी नहीं दिया गया, और ऐसा कमरा था कि जिसके अंदर ही शौचालय की व्यवस्था, उसी कमरे में जिसमें हमें रखा था उसी में एक साइड में छोटी सी दीवार थी, उसके पीछे बाल्टी थे, वहीं पे रख के और एक एक को बगल में ले जाके वो अलग अलग ले जाके उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हें किसके कहने से यहाँ सत्याग्रह करने आए हो। यातना अलग अलग तरीके से दबाव डाल के, प्रेशर डाल के कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इस तरह की कई साइकोलॉजिकल और फिजिकल यातनाओं दे के हमें पूछने का प्रयास किया कि किन लोगों ने तुम्हारे को ये पर्चे दिए, कैसे ये प्लान किया, आगे क्या प्लान है, इस तरह की बातें यातना और डर के द्वारा उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद अगले दिन जब 25-24 घंटे हो गए तो हमें मजिस्ट्रेट के पास ले गए, और क्योंकि हमें भी नहीं पता था उस वक्त, हमने सोचा था कि हम सबको तिहाड़ जेल में ले जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं 18 साल से कम था तो बाकी 7 लोगों को तो तिहाड़ जेल में ले गए, मुझे चिल्ड्रन जेल में अलग ले गए, तो मैं अकेला हो गया। तो अब आपके साथी भी आपके साथ नहीं थे, वो आप अकेले थे वहां? थाने में ले गए, और मतलब वहां पे कैदियों के साथ जो वहां पे सब कैदी थे उन्हीं के बीच में रखा, उन्हीं के बीच में उन्हीं के कपड़े पहनने को दे दिए, उन्हीं के साथ काम करने को का भी करता था, जैसे कपड़े धोने, बर्तन मांजने, खाना बनाना। ये कितनी अवधि थी, कितने समय आप उस जेल में थे? मैं 19 नवंबर 1975 को अरेस्ट हुआ था, और 12 फरवरी 1976, लगभग 3.25 महीने आपने इस तरह मैं जेल में रहा, और मैं 8वीं कक्षा में था। मेरे को स्कूल से भी उन्होंने कोशिश की कि निकाल दिया, मुझे उस वक्त सस्पेंड कर दिया गया था। इस वक्त फिर आपके माता पिता की क्या स्थिति थी? उन्हें किसने इन्फॉर्म किया, या वो लोग कहाँ थे इस समय? इस 3 महीने में उन्होंने उनकी क्या स्थिति थी? देखिए, मेरे जैसे मैंने कहा कि हमारा पूरी तरह संघ का परिवार था, तो मेरे माँ बाप को पता था कि मैं सत्याग्रह करके जा रहा हूँ। और उसके बाद 25 दिसंबर को मेरी माताजी, जो हम परिवार में 3 ही लोग हैं, मैं अकेला बेटा था, भाई बहन मेरा कोई नहीं था, हम 3 लोग ही थे। और लेडी हार्डिंग में मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। तो 25 दिसंबर 1975 को लगभग 1-1.25 महीने के बाद मेरी माताजी ने भी सत्याग्रह का सदर में महिलाओं के एक जत्थे के साथ अच्छा जी सत्याग्रह किया। तो 25 दिसंबर 1975 को उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया सत्याग्रह के कारण, और उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया। और उसके बाद मेरे पिताजी को भी, मतलब वो एक दिन उनको भी लगभग दिसंबर के मास में 2-4 दिन का डेट एकदम मैं नहीं मालूम, क्योंकि मैं उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। मार्केट में थे तो वहाँ से अरेस्ट करके उन्हें पहले तिहाड़ जेल में रखा, और फिर उन्हें नागपुर जेल में, रामटेक में एक जेल है, वहाँ पे लेके वहाँ रख दिया। तो हम तीनों परिवार के लोग जेल में थे, अलग अलग जेलों में। मैं चिल्ड्रन जेल, अंबेडकर स्टेडियम के पीछे एक चिल्ड्रन जेल थी उस वक्त, वहाँ पे था। मेरी माताजी तिहाड़ जेल में थी। कुछ दिन मेरे पिताजी तिहाड़ जेल में रहे, और उसके बाद उनको शिफ्ट करके नागपुर में रामटेक जगह है वहाँ के जेल में रखा। और वो लेडी हार्डिंग में गवर्नमेंट जॉब में थे, प्रोफेसर थे, तो उनको भी सस्पेंड कर दिया। तो उस 3 महीने में क्या आपको पता चला कि आपके माता पिता भी अब जेल में हैं, या आपको कोई समाचार नहीं था अपने माता पिता का? नहीं, पता तो चल गया था, क्योंकि कुछ लोग हमारे जो रिलेटिव थे और संघ के कार्यकर्ता थे। क्योंकि देखिए, यह जो आपातकाल संघर्ष की गाथा है, ये बड़ी जटिल संघर्ष की गाथा है। जिन लोगों ने जेल में संघर्ष किया, बाहर के लोग भी उतना ही संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम या सपोर्टिव सिस्टम था। अब जैसे मतलब हमारे जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर हो, संघर्ष बराबर था, लेकिन कुछ जेल के अंदर यातनाएं ज्यादा थी और थोड़ा अंधकार में
भविष्य के बारे में आप आइसोलेशन में रहते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन बाहर के लोगों के अंदर भी पूरा डर था। लेकिन उन लोगों ने भी बड़ी हिम्मत से, जैसे हमें संघ के कार्यकर्ता मुझे मिलने आते थे, हमारे माताजी पिताजी को मिलने जाते थे, यह कह के कि हम इनके परिवार के फ्रेंड्स हैं, तो इस आपातकाल इतनी स्थिति, दुखद स्थिति में हम लोग इनके साथ खड़े हैं, इसलिए वो इस बहाने से मुझे भी कभी कभी मिलने आते थे और फिर वो हमारे माताजी को भी मिलने जाते थे। तो वह लोग भी पूरी तरह से किसी न किसी तरह इन्वॉल्व थे। उस वक्त तो संघर्ष तो इस बड़ा दुखद विकट स्थिति था। के लिए, इस आपातकाल के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसका जेनेसिस कैसे हुआ इमरजेंसी का। इलाहाबाद हाई इंदिरा गांधी जी ने अपने इलेक्शन में इलाहाबाद से वो रायबरेली से लड़ी थी, और उन्होंने अपने इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का गलत ढंग से प्रयोग किया, और राजनारायण जी ने उसके खिलाफ केस किया कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया इलेक्शन के लिए। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके ये बात मानी कि इन्होंने दुरुपयोग किया है और इनका रेप्रिमांड कर दिया कि इनका इलेक्शन निरस्त कर दिया। और इसका इलेक्शन जब निरस्त हो गया कि उनका जो सांसद का जो इलेक्शन है वो निरस्त हो गया, तो उनकी जो उस वक्त जो प्रधानमंत्री की जो कुर्सी थी वो भी जा सकती थी जी। तो उसको बचाने के लिए जैसे ही निरस्त होता तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता, और वह छुट्टियों का पीरियड था उस वक्त, रिसेस जो समर वेकेशन होती है वो चल रही थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी तुरंत नहीं जा सकती थी। तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता, नहीं देती तो उनको निकाल दिया जाता, और फिर वो प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकती थी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए गलत तरीके से, और उस वक्त एक बहुत बड़ा जयप्रकाश नारायण जी का एक आंदोलन भी चल रहा था, क्योंकि भ्रष्टाचार खूब चल रहा था पूरे देश में, उन्होंने यातनाएं सब कर रखी। तो जयप्रकाश नारायण जी का एक व्यापक पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, और रिजेंटमेंट पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ था। जनमानस आपातकाल से पहले ही एक होने लगा था। हाँ, कि अब इंदिरा गांधी तो वो और सुप्रीम कोर्ट का ये हाई कोर्ट का फैसला, इन दोनों ने मिलके वो उन्होंने कहा कि अपनी कुर्सी बचाने का कोई और तरीका नहीं था, तो उन्होंने ये जो इमरजेंसी लगा दी, और उसमें फंडामेंटल राइट जो संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं हर व्यक्ति को, जो किसी भी समय पे वो नहीं हो सकते, खत्म किए जा सकते, तो उसको सस्पेंड कर दिया। फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक अधिकार हैं वह पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए। प्रेस को सेंसरशिप कर दी गई। कई अखबार जो थे उस वक्त जो आते थे, तो वो इस तरह से अखबार आते थे कि बीच में कॉलम्स जो होते थे उनको काला कर दिया जाता था कि वो न्यूज़ नहीं आएगी। तो कोई भी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रेडियो में इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। किसी तरह से सरकारी कर्मचारी किसी तरह से सरकार के खिलाफ कोई बात कर नहीं सकते थे। लोग इकट्ठे होकर एजिटेशन या सत्याग्रह या कोई किसी तरह की रैली नहीं कर सकते थे। सारे संवैधानिक अधिकार सस्पेंड करके ये कर दिया था, इलेक्शन तक को सस्पेंड कर दिया गया था। तो पूरी तरह से जो प्रजातांत्रिक अधिकार हैं इस देश में वो उन्होंने खत्म, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आपने कहा कि स्वयंसेवक आपसे भी मिलने आते थे, आपके माता पिता से भी संपर्क में थे, तो ये जो जन आंदोलन था इसको चलाने में संघ की भूमिका क्या थी? देखिए, जब 25 जून को पहली बार इमरजेंसी लगी, अचानक इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, कोई को उम्मीद नहीं थी पहली बार ही इमरजेंसी इस देश में डिक्लेयर हुई। कोई ऐसा सोचता नहीं था कि प्रजातांत्रिक मूल्य हमारे देश में इतने मजबूत हैं, इलेक्शंस होते हैं, सब लोग सत्ता, अपोजिशन है, इतना सब है, हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारा पार्लियामेंट संसदीय सिस्टम है, मीडिया है। तो एक तरीके से उन्होंने उसी दिन रात को, उस काले रात को 25 जून के जितने भी अपोजिशन के लीडर थे, प्रमुख लीडर थे, जैसे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे, इवन जो अपोजिशन के भी लीडर थे, जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोगों को भी, इन सबको उन्होंने रात में ही सारे हजारों के नेतृत्व को, पॉलिटिकल लीडर्स को, मोहन धारिया जी थे समाजवादी पार्टी के, ये सबको अरेस्ट करके अलग अलग जेलों में डाल दिया। और
जब ये जेल में चले गए तो नेतृत्वहीन हो गया पूरा देश, समाज, सही समाज बात है। ये हो गया, पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ चली गई, उसका किससे कोई कनेक्ट हो गया और डर का माहौल हो गया। तो सब लोग सोचने लगे कि अब इस देश में कोई इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई लीडरशिप नहीं है और कोई व्यक्ति नहीं है। तो संघ ने यह निश्चय किया कि क्योंकि प्रजातांत्रिक मूल्य इस भारत की विकास के लिए, इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर इसमें हम एक देशव्यापी सत्याग्रह के रूप में अहिंसात्मक तरीके से एक आंदोलन खड़ा करेंगे तो संघ के स्वयंसेवकों ने आगे आके इस आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास किया और उस विकट परिस्थिति में बहुत बड़ा संघर्ष सत्याग्रह के रूप में किया, जेल भरो आंदोलन के रूप में यह काम किया गया। और उसमें एक आपातकाल संघर्ष समिति का गठन किया गया जिसमें यह रखा था कि अपोजिशन के भी सब लोग रहेंगे, लेकिन अपोजिशन का लीडर कोई नहीं था। तो पूरा देशव्यापी जो आंदोलन था वह संघ के स्वयंसेवकों ने खड़ा किया। जेल भी वो गए, रात को लोगों के घर पर्चे भी बांटते थे, साइक्लोस्टाइलिंग मशीन के साथ जो इमरजेंसी के खिलाफ जो किसको जेल में दिया, किस तरह की यातनाएं दी, किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, किस तरह प्रेस की सेंसरशिप की जा रही है, किस तरह संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, किस तरह दबाव की राजनीति से जो जुडिशरी है उसको दबाव दिया जा रहा है। तो यह इस तरह के इस सारी बातों को साइक्लोस्टाइल के माध्यम से सरकार के वो लोग जनता तक पहुंचाते थे। तो ये पूरा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पूरे देश में किया और वही लोग हजारों की संख्या में जेल भी गए। क्या कुछ और भी मोर्चे थे जिन पे संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे थे? जैसे कहते हैं कि भूमिगत आंदोलन चलाए जा रहे थे, नाम बदले जा रहे थे, क्योंकि देख जिसके बारे में भी पता चलता था, जिसके बारे में भी पता चलता था कि ये इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता था। तो जो संघ के स्वयंसेवक थे जो इस आंदोलन को, जैसे एकनाथ राणाडे जी उस वक्त बहुत बड़ा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सत्याग्रह को, तो ये लोग या दत्तोपंत ठेंगड़ी जी या नानाजी देशमुख, ये बहुत सारे जो संघ के माधवराव जी मुले, बापूराव जी मोघे, ये लोगों ने जो देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर रखा था, कर रहे थे, लीडरशिप दे रहे थे, ये लोग भूमिगत तरीके से काम कर रहे थे। कोई अपना नाम बदल के रख रहा था, कोई किसी तरह, ताकि पकड़ में ना आए, ताकि आंदोलन के अंदर शक्ति प्रदान करते रहें, डायरेक्शन करते रहें, चलाते रहें। और उसके बाद जो आंदोलन के बाद जैसे DIR लग गया, मीसा लग गया, उनके परिवारों का ख्याल रखना है, किसी का कमाने वाला पिताजी जेल में चले गए तो उनके बच्चे और छोटे बच्चे और पत्नी हैं, तो उनके घर का कैसे चलन होगा, फिर किसी की पढ़ाई कैसे, स्कूल से निकाल दिया गया तो स्कूल की पढ़ाई कैसे होगी, कोर्ट केसेस जैसे चल रहे हैं, किसी को आगे जाके जब 3-4 महीने हो गए तो जैसे बेल करने की बात थी, तो उसके बाद कोर्ट केसेस थे, वकीलों का अरेंजमेंट करना है, तो आर्थिक तरीके से पूरे आंदोलन को चलाना, लीगल सिस्टम्स के अंदर उसको स्ट्रेंथन करना, परिवार के लोगों को, परिवार के बाहर रहने वाले परिवार के बच्चों को की पढ़ाई ठीक हो, परिवार में महिला बच्चे तो उनकी सारी व्यवस्था हो जाए। इस संघर्ष को भी छुपाने का, दबाने का प्रयास पूरी तरह, क्योंकि प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में तो कुछ आ नहीं सकता था। तो जो साइक्लोस्टाइल करके अपने लोकल मीडियम्स हैं उनके थ्रू लोगों के घर तक पहुंचाने का काम ये पूरा किया। और इसी के कारण संघ काम कर रहा था। एक हो गया कि आंदोलन में भी भूमिका निभाना, और पीछे जो परिवार है, कोई भी सहयोग है, कानून से रिलेटेड कोर्ट कचहरी, परिवारों को, उनके बच्चों को, जेल में बंद स्वयंसेवकों को, उस तरह का सपोर्ट भी संघ प्रोवाइड कर रहा था। और एक मॉरल बूस्टिंग भी चाहिए थी। देखिए, जब कोई 3-3 महीने, अब मैं 13 साल का था, जेल में हम चले गए, हमें पता ही नहीं था कि कब हम छूटेंगे जी, हमारी पढ़ाई का क्या होगा। अच्छा, मैं जेल में था, मेरी माँ तिहाड़ जेल में, वो कैसे हो, उनसे तो बात नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, जी, जी, जी। उनकी क्या हालत है, मेरे को बहुत दिनों बाद पता चला कि मेरे पिताजी को नागपुर जेल में रखा है। तो अब वो कैसे होंगे, क्या उनके साथ व्यवहार हो रहा है, या मेरी माँ को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है वहाँ पे, किस तरह से हम सारे मर्डरर, हम तो लोग जो थे उसमें मर्डर करने वाले, पिक पॉकेट,
सब तरह के जो अपराधी भी हैं, crime सभी अपराध तरह होते के हैं। जघन्य अपराधी भी उसी जगह रहते थे। और ऐसे कमरे थे, जो हॉल्स थे, एक एक हॉल में 10-10, 15-15 लोगों को रख दिया जाता था। सर्दी का समय था, कंबल वही थे, 2-2, 3-3 वही बिछा लो, उसी में से 1-2 ओढ़ लो, अपने आप सवेरे नाश्ता बनाने के लिए एक सामूहिक किचन में रोटियां सेक के खा लो। और बड़ा ही मतलब व्यवस्था। इवन हम लोगों को तो जो टॉयलेट्स थे, कॉमन टॉयलेट्स थे, तो एक एक दिन सब लोगों को, किसी दिन सबके कपड़े धोने हैं, सभी एक ग्रुप पूरे कपड़े ही धो रहा है, एक ग्रुप पूरे बर्तन मांज रहा है, एक दिन टॉयलेट तक भी हमें खुद दिन में, सप्ताह में एक बार सबके टॉयलेट्स भी साफ करने पड़ते थे। और इस तरह का था। हॉस्पिटल्स की कोई व्यवस्था नहीं थी, और गंदगी इतनी थी कि मतलब खटमल थे, मतलब बहुत खराब स्थिति। जैसे आपने बताया कि एक ही कमरे में एक दीवार के 10-15 और वो टॉयलेट, और मतलब बहुत ही मतलब अनह्यूमन जिसको कहते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो जेलों की किस तरह की व्यवस्था, और उसमें जो लोग आते हैं वो किस तरह के लोग आते हैं। अपराधी तो होते ही हैं, साथ में सभी तरह का कि हाइजीन, और उनका तो कई तरह की मतलब वो थी कि जैसे खटमल हो गए, खुजली की समस्या हो गई, बहुत तरह की समस्याएं। संघ जब दोनों तरह से काम कर रहा था, आंदोलन में भी काम कर रहा था और लोगों के परिवारों को सहयोग करना, इस तरह के कार्य भी कर रहा था, अंदर ही अंदर अपना नेटवर्क भी बनाना, सबको आंदोलन के लिए तैयार भी रखना और सबका मनोबल भी बढ़ा के रखना। तो और संघ राष्ट्र हितों पर कार्य कर रहा था, लोकतंत्र चाहता था, लोकतंत्र का समर्थक था। तो संघ पर प्रतिबंध जो लगाया गया, क्या उसका कारण यही था कि एक राष्ट्र हित और लोकतंत्र का समर्थक है तो संघ पर प्रतिबंध लगा दो? क्या कारण था कि संघ पर ही प्रतिबंध लगा दिया 4 जुलाई? देखिए, इसका तो एक ही में कारण था। जब इंदिरा गांधी को पता चला कि इस देश में उन्होंने सोचा था कि सारे अपोजिशन लीडर्स को मैंने अरेस्ट कर लिया, अब कोई अपोजिशन हो ही नहीं सकता यहाँ पे, कोई विरोधी नहीं है। तो जब उसने देखा कि ये जो संघ ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, हजारों लोग इस संघर्ष में इन्वॉल्व हो गए, जेल भी जा रहे हैं, और उसके बाद पूरा एक इकोसिस्टम बन गया जो प्रचार प्रसार भी कर रहा है इंदिरा गांधी और इस तरह के एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ को। तो उन्हें लगा कि संघ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस आंदोलन को चला रहा है, तो उन्होंने फिर प्रतिबंध लगाने की भी बात की कि ताकि एक प्रतिबंध भी लगा दिया। और यह एक महत्वपूर्ण, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किस संघ ने जो आंदोलन किया, इतने अत्याचारों को सहते हुए भी सत्याग्रह का प्रक्रिया, अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह करके अपनी बात को मजबूती से रख के सारे तरह के संघर्ष को, सारे तरह के अत्याचारों को सहने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को तैयार करके जेल में भेजा, और कहीं कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं हुई। सत्याग्रह किया गया, अहिंसात्मक तरीके से किया गया, प्रजातांत्रिक आवाज को बुलंद किया गया, अत्याचारों को सहन करते हुए, और एक सक्सेसफुल आंदोलन, जन आंदोलन जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए किया। ये अपने आप में भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद भी एक अपना अनूठा एग्जाम्पल है। और सफल आंदोलन, सत्याग्रह का आंदोलन संघ ने खड़ा किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। और जब 77 में इमरजेंसी हटी तो अब प्रजातांत्रिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। उन्होंने तो, इंदिरा गांधी ने जब इलेक्शन डिक्लेयर किए 77 में, तो उन्होंने सोचा था कि मैंने सब अपोजिशन को खत्म कर दिया, सब चीज़ों को दबा दिया, अब मैं इलेक्शन करवा दूंगी, सारे वोट मैं जीत लूंगी मैनिपुलेट करके, और फिर विश्व में, भारत में ये फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा कि इंदिरा गांधी प्रजातांत्रिक तरीकों से इलेक्शन जीत के प्रधानमंत्री बनी है। लेकिन उस 77 में भी एक तरीके से जो जनता पार्टी को साथ में लेके सारा जो आंदोलन किया, चाहे नानाजी देशमुख होंगे, अडवाणी जी होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे, जयप्रकाश नारायण जी होंगे, उन नेतृत्व ने उस संघर्ष को, प्रजातांत्रिक स्थिति को वापस बहाल करने का काम किया। और हमारे देश में
1977 में फिर प्रजातंत्र बहाल हुआ। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में ये जो कहते हैं कि भारत की प्रजातांत्रिक मूल्यों के बारे में हम सब सुनते हैं, जैसे विदेशों में अभी कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, आपकी इस पर क्या राय है? आज लोकतंत्र खतरे में है या आपातकाल की दृष्टि से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक डेमोक्रेटिक इंडेक्स होता है विश्व में जी। भारत को उस डेमोक्रेटिक इंडेक्स में 98 नंबर मिले हुए हैं। यानी भारत की प्रजातंत्र मूल्य या प्रजातांत्रिक सिस्टम या डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी तरह से स्टेब्लिश्ड है और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लागू हो रही है। लेकिन 2 नंबर कटते हैं। वो किसके लिए कटते हैं? क्यों? इमरजेंसी में जो यहाँ पे प्रजातांत्रिक मूल्यों को ख़त्म किया गया, उसके कारण भारत के 100 मार्क्स डेमोक्रेसी में नहीं है। तो यह जो काला धब्बा है इमरजेंसी का, वो काला अध्याय हमारे इतिहास में, हमारे प्रजातंत्र के पोस्ट इंडिपेंडेंस के, उसको ख़त्म करने का, उस पर एक काला धब्बा लाने का ये इमरजेंसी का कार्यकाल है। और वह एक व्यक्ति की, एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए किया गया। कोई एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं था, कोई देश में आर्थिक रूप से कोई संकट नहीं था, किसी तरह का और कोई संकट नहीं था। या तो आपका एक्सटर्नल कोई अटैक हो रहा हो जिसके कारण आप इमरजेंसी लगाओ, या अंदर ही अंदर कोई नेचुरल कैलेमिटी है या कोई आर्थिक संकट है, तब आप इमरजेंसी लगाओ, तो वह जस्टिफाई कर भी सकते, तब भी नहीं लगा। लेकिन आज कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि इमरजेंसी क्यों लगी, और उस इमरजेंसी किसी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्रित्व को, सत्ता लोलुपता को बचाने के लिए लगी, और उस समय किसने उसके खिलाफ संघर्ष करके प्रजातंत्र को पुनः बहाल किया? वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उस समय भारतीय जनसंघ थी, और जो मेनली जो थे उन लोगों ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को पुनः इस देश में बहाल किया। आज जो हम देखते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को ले लो, मीडिया की स्वतंत्रता को ले लो, या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ले लो, इलेक्शन कमीशन की मजबूती को देख लो, स्टेट्स में अलग अलग इलेक्शन होते हैं, कभी कोई पार्टी जीतती, कभी कोई, और हम लोग खुल के अपनी बात को कह सकते हैं। आज इस स्वतंत्रता को जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें संघर्ष में किसने उस संघर्ष को किया और किसने उस प्रजातांत्रिक मूल्यों को दबाने का प्रयास किया, यह बिल्कुल अगर कोई एनालिसिस करेगा तो उसके ध्यान में आएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारी आज की इस चर्चा से जुड़े। आज के इस विमर्श को, इस चर्चा को सुनकर, इस एपिसोड से आप खुद सोच सकते हैं कि आज भारत की क्या स्थिति है और क्या शक्ति है। आपातकाल में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, और आज भारत विश्व पटल पर सबको दिखाई दे रहा है। सब भारत की ओर बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। इसी के साथ हम आज की चर्चा को पूर्ण करते हैं।